हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एनसीएल स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं, और आप सभी को जैसे पता लग ही गया होगा कि एनसीएल की आपकी डेट जो है, वो एग्जाम डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, यानी कि आपके 6 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम आपके पास में बचा हुआ है अब एट द एंड तैयारी करने का। हमने काफी टाइम से इसकी लगभग 3 to 4 मंथ्स पहले ही इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। इसी यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे लगभग आपको 100 क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी, और भी क्लासेस जो है वो यहाँ पे हम और भी ज्यादा आवर्स बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिएगा और इसको शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी तैयारी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके यूजफुल रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए। मेडिकल स्टूडेंट वांट टू नो ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवेरियन फॉलिकल ग्रो एंड मैच्योर, व्हाट इज दिस फेज कॉल्ड। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि मैम ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपने इतनी बार ये क्वेश्चन पढ़ लिए है ना, हमने खुद ने भी इसको कोशिश की है कि जहां पे भी हमें मौका मिलता है तो हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आपके बताते रहते हैं, और इसी तरीके का पेपर आएगा आपका। हम लोग यहाँ पे जो भी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसके अंदर आपके एनसीएल के पुराने पेपर भी शामिल है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा पढ़ रहे हो वैसा पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और भी अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास में। यस, आंसर करिएगा। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। मेडिकल स्टूडेंट वांट टू नो ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवेरियन फॉलिकल ग्रो एंड मैच्योर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की आपको स्टेजेस पता है, टोटल 4 फेज हम पढ़ते हैं, किसी बुक में 3 फेज भी बनती है। कौन कौन सी, तो यहाँ पे देख लीजिए। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 1 से 4 दिन के लिए होता है, 1 to 4 डेज के लिए। दूसरी जो होती है आपके, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर हम इसका दूसरा नाम अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसी को हम बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। किसी किसी बुक में तीसरी फेज भी होती है जिसको ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। ना भी हो, अगर 3 भी लिखा हुआ तो भी सही है। एक होता है तीसरी ओवुलेटरी फेज, और चौथी जो होती है वो आपके सिक्रीटरी फेज होती है। कौन सी फेज होती है? सिक्रीटरी फेज जो है वो यहाँ पर होती है, जिसको हम, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूटियल फेज। यस, तो देखिए 1 to 4 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसमें सारे मेंस्ट्रुअल फेज में सारे हार्मोन एलएच एफएसएच जितने भी हार्मोन है उनका लेवल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल 0 लेवल पर रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है। जब प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज आती है, यानी कि आपके 5वें दिन से लगा के 13 डेज तक, 13 दिन तक, यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज, ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है इसी का दूसरा नाम होता है यूट्राइन फेज। ठीक है, कभी कभी किसी और नाम से भी आ जाता है, तो याद रखिएगा इसी प्रोलिफरेटिव का अदर नेम कौन सा होता है, तो इसी को हम यूटेराइन फेज भी बोलते हैं, या फिर यूटेराइन साइकिल भी बोल सकते हो। एक होती है फॉलिकुलर फेज जो कि ओवेरी में चलती है। कहाँ पे? क्योंकि फॉलिकल मैच्योर कहाँ पर होते हैं? ओवेरी में होते हैं, इसीलिए हम इसको ओवेरियन साइकिल या ओवेरियन फेज भी बोलते हैं। इसी फॉलिकुलर फेज को सेम टाइम पे दोनों फेजेस चलती हैं। इसी फॉलिकुलर का दूसरा नाम होता है ओवेरियन फेज, ओवेरियन साइकिल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 5 to 13 डेज। इसमें होता क्या है मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और यूट्रस जो होता है, यूट्रस में वापस से ब्लड सप्लाई बढ़ती है, वापस यूट्रस की डेसिडुआ जो लेयर है वो वापस से रिपेयर होती है, एंडोमेट्रियम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो प्रेगनेंसी सॉरी जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसकी बेसालिस लेयर जो होती है वो शट आउट होती है, और वही लेयर वापस से
रिपेयर होना स्टार्ट होता है। सेम टाइम पे ओवेरी के अंदर फॉलिकल मैच्योर होना शुरू होते हैं। तो ये दोनों एक साथ चलती हैं, लेकिन ये यूट्रस में चल रही है, यूट्राइन साइकिल है, ये फॉलिकुलर फेज ओवेरी में चलती है, इसीलिए हम ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन डे। ओवुलेशन डे होता है 14th डे पे, 14वें दिन, ठीक है, 14वें दिन ही ओवुलेशन होता है। कौन करवाता है? तो एलएच, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में ओवुलेशन होता है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सिक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज, नेक्स्ट जो आपके 15 से लगा के 28 डेज का जो साइकिल होता है, इस साइकिल को, इस टाइम पीरियड को हम सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जिसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। यानी कि जैसे ही आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे ही ओवेरी में ग्राफियन फॉलिकल यानी कि मैच्योर ओवम तैयार हो गया, उसके बाद में एलएच आएगा, ओवुलेशन करवाएगा, उसके अंदर से ओवम को बाहर निकालता है और वो बचा हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसी से कार्पस लूटियम बनता है। और यही कार्पस लूटियम जो रहता है वो आपके 12 वीक तक जो एम्ब्रियो है, जो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको नरिश करने का काम करता है, और ये भी हाई लेवल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि फॉलिकल ग्रो होते हैं और मैच्योर होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, ये कौन सी फेज में होते हैं? तो लूटियल फेज में होते हैं? नहीं। ओवुलेशन? नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल? नो। ये होते हैं फॉलिकुलर फेज में, वही फॉलिकुलर फेज जिसको हम ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है, what is the name of the fibromuscular canal that connect the uterine cavity to the external opening at the vulva? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, और क्लास को शेयर भी करना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज पूछी गई है, क्लाइटोरिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल इरेक्टाइल फंक्शन इसका काम होता है। काम क्या होता है इसका? एक्सटर्नल इरेक्टाइल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट होता है यूरेथ्रा, एक सेपरेट कैनाल है यूरेथ्रा, ठीक है, ब्लैडर से कनेक्टेड होती है यूरेथ्रा, एक सेपरेट कैनाल है। तो यहाँ पे ये दो आंसर तो हो गए नहीं, बचा वजाइना और सर्विक्स। तो सर्विक्स जो रहता है वो यूट्रस का पार्ट होता है जो कि ओपन होता है, वजाइना के अंदर एक नैरो पार्ट होता है जो कि ओपन होता है। यहाँ पे फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब के बारे में पूछा गया है आपको, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग इसका वल्वा में होता है, जिसको हम वजाइना बोलते हैं। सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, ए 45-year-old वुमन हैज मिथाइलिन ब्लू डाई इंजेक्टेड इनटू हर ब्लैडर एंड the dye leak from vaginal opening. What condition does this leakage suggest? A option है vesicovaginal fistula, B uterine prolapse, C fibroid uterus and D rectovaginal fistula. आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा? फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल ओपनिंग। क्या मतलब होता है? दो वर्ड हमेशा एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, एक तो होता है फिस्टुला, एक होता है अट्रेशिया। अट्रेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल क्लोजर। क्या होता है? एबनॉर्मल क्लोजर जो होता है उसको हम बोलते हैं अट्रेशिया, और एबनॉर्मल ओपनिंग, ठीक है, एबनॉर्मल ओपनिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं फिस्टुला। तो यहाँ पे यही चीज पूछी गई है कि भाई फिस्टुला फॉर्म हो गया है, ब्लैडर में डाई डाली और आपके ओपनिंग जो डाई लीक कहाँ पर हुई? वजाइना में। तो कौन सा टाइप का फिस्टुला यहाँ पर बनेगा, बन रहा है? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा जल्दी से। तो देखिए रेक्टम और वजाइना के बीच में अगर कोई एबनॉर्मल कनेक्शन होता या फिर ओपनिंग होता तो हम रेक्टोवजाइनल फिस्टुला बोलते। तो ये आंसर तो है नहीं। फाइब्रोइड यूट्रस यानी कि यूट्रस में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, मेनली पीसीओडी वगैरह में देखने को मिलता है ज्यादा, तो ये नहीं होगा। यूट्राइन प्रोलप्स का मतलब होता है यूट्रस अपनी कैविटी से बाहर आ गया है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे वेसिकोवजाइनल फिस्टुला हम इसको बोलेंगे। Next, during a prenatal checkup, a nurse explained to the expecting mother that her baby is in a common fetal attitude where the head, arm and leg are flexed. What is the universal attitude of the fetus? Fetus का universal attitude कौन सा है?
जिसमें कॉमन एटीट्यूड जो रहता है बच्चे, एटीट्यूड का मतलब ये होता है एटीट्यूड, लाई, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं ओबीजी में, ठीक है। ये बच्चे की पोजीशन वगैरह बताता है। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि बच्चे के अपने खुद के बॉडी पार्ट कैसे, मतलब उसके हाथ किस तरीके से, उसका हेड कैसा, उसके पैर कैसे हैं, ये उसका खुद का एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये इसको ही हम एटीट्यूड बोलते हैं कि बच्चे के हाथ पैर, बच्चे का सिर, ये सब किस तरीके की पोजीशन में है, कैसे है, इसको ही हम फिटनेस का एटीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके बच्चे के वेयर द हेड, आर्म एंड लेग जो है वो फ्लेक्स्ड हैं, इस तरीके से किए हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन, सीधी सी बात है। फ्लेक्स्ड है तो फ्लेक्शन है। एक्सटेंशन अगर होता, यहाँ पे एक्सटेंड लिखा हुआ तो एक्सटेंशन जाते, तो ये गलत है। डिसेट नहीं है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, एक ही प्रोसीजर है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होता है, थ्रू आउट द लेबर सॉरी होता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट। क्राउनिंग जो होता है, क्राउनिंग का मतलब ये होता है कि जब बेबी जो है वो वल्वल आउटलेट पे आ जाता है, ठीक है, यानी कि जब एपिजियोटोमी हमें करनी है, जस्ट बिफोर क्राउनिंग हमेशा एपिजियोटोमी होती है, और ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आता है। क्राउनिंग वाला जो टेक्निक पढ़ते हैं ना हम, डिसेंट सॉरी एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, ठीक है, इंटरनल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद में क्राउनिंग हो गया, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, बेबी की डिलीवरी हो गया, ये सारी चीजें जो होती है उसके अंदर ही आता है। तो यहाँ पे फ्लेक्शन जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एज द ड्यू डेट अप्रोच एन एक्सपेक्टेंट मदर डिस्कस द लेंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी विथ हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। She want to understand what is considered a typical duration for full term pregnancy. What is the normal duration of pregnancy? बहुत ही इजी सवाल है, आंसर करिएगा। प्रेगनेंसी का आपको पता है 9 मंथ प्लस 7 डेज, या फिर 10 ल्यूनार मंथ भी हम उसको बोल सकते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, 280 डेज। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 40 वीक भी बोल सकते हैं, या 280 डेज भी हम बोलते हैं, सिंपल सी चीज है, याद रखिएगा। या फिर 9 मंथ plus 7 days from the date of last menstrual cycle. Yes. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने काफी टाइम जब आपके फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, तब से ही किरोशा एकेडमी डेडिकेटली आपके साथ खड़ी है। आपके साथ में इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं कि जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है वो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएल के पुराने पेपर भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और ये नहीं सोचना है कि इतना इजी पेपर कैसे आएगा। जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, एक हेपेरिन का एंटीडोट भी आपको टफ लगता है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज कह रही हूँ कि उस टाइम पे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर, बाद में वही पेपर आप सॉल्व करो, ट्रस्ट में आपको ये लगेगा कि अरे यार इतना इजी पेपर आया था और मेरे गलत हो गया, कैसे गलत हो गया। वो एग्जाम का प्रेशर, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, और उसी प्रेशर को, उसी एंजाइटी को कम करने का एकमात्र सॉल्यूशन है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, उसका एक ही सॉल्यूशन है। जो बच्चा जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा टेस्ट देगा, उससे क्या होगा, सबसे आप खुद इसको महसूस करोगे। मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रही हूं कि आप टेस्ट लो, नहीं, आप जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, और वो भी ईमानदारी से देना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मॉक टेस्ट जैसे जैसे आप दोगे, वैसे वैसे क्या होगा आपका, कि जहां पे आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, हो सकता है इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपने उसका एनालिसिस देखा कि भाई गलत हुए तो इसका सॉल्यूशन तो देखे, ठीक है, सॉल्यूशन आपने देखा, वही 25 क्वेश्चन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि हाँ अब आएगा तो ऐसा आंसर करना है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट में आपने दिया, वही क्वेश्चन आएंगे, राइट होंगे कि नहीं होंगे, अगर आपने ईमानदारी से पहले पेपर को असीज किया है। ऐसा करते करते जब आप 20 टेस्ट तक पहुंच जाते हो ना, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत सारे वीक एरिया आपके कवर हो जाते हैं, और यही आपका सिलेक्शन का कारण बनता है, क्योंकि इससे आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, सब कुछ इंप्रूव होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे, वैसा वैसा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बात याद रखिएगा, जैसा यहाँ पे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं ना, वैसे ही नंबर वहां पर आते हैं। ये आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि यहाँ पे कम आ रहे हैं तो क्या हो गया, हम तो एग्जाम में ज्यादा ले आएंगे, नहीं आते हैं, ठीक है। 1, 2, 5 नंबर का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को लेके चलिएगा हर हमेशा।
और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बात शेयर कर रही हूं, और मैं नहीं चाहती हूं कि आप ऐसी गलती करो कुछ भी। एग्जाम लाइक प्रेशर आपको फील करोगे जब आप रियल टेस्ट यहाँ पे दोगे ना, मॉक टेस्ट, उसमें आप ईमानदारी से दे रहे हो तो फील होगा, ईमानदारी से नहीं दे रहे हो तो नहीं फील होगा। इसलिए खुद के साथ धोखा नहीं करना है और टेस्ट देना है, रेगुलर देना है और ईमानदारी से देना, ईमानदारी से असेस करते रहिए। देखिए आपके मार्क्स कैसे नहीं आते एग्जाम में, ट्राई करके देखिएगा इस चीज को, ठीक है। और टेस्ट आपको पता ही है किरोशा एकेडमी की ऐप पर आपको मिल जाएगा, और टाइम बहुत लिमिटेड है, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ प्रीनेटल चेकअप एट 16 वीक gestation, a nurse assess the uterine height. The pregnant woman asks where her uterus is expected to be at this stage. What is the typical location of the uterus at 16 week of pregnancy? 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में यूट्रस की टिपिकल कहां पर यूट्रस रहता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यूट्रस के कहां पे स्टैंड करता है, कौन से वीक में, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आंसर करिए। इसका जो चीजें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं आपको चीजें कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में बता, क्योंकि एग्जाम में आता है तो ब्रीफली फास्ट रिवाइज करेंगे हम लोग कि वीक बाय वीक कहाँ पे होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे 12 वीक यानी कि 12 सप्ताह। तो याद रखिए 12 वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी 12 वीक अगर आपको एग्जाम में पूछे बिफोर 12 वीक यानी कि 12 वीक से पहले यूट्रस कहां पर रहता है, तो यूट्रस जो रहेगा वो बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस रहता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक डायग्राम टाइप, तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है ना, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस से अगर आपको पूछा जाए कि बिफोर 12 वीक कहां पे रहेगा तो बिलो द सिम्फाइसिस, आप समझ पा रहे होंगे ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसको याद रखिएगा सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसी को मार्क करना है आपको। तो बिफोर 12 वीक कहां पे रहेगा, तो यहां पर रहता है यूट्रस, यानी कि बिफोर 12 वीक बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। 8-12 वीक कहां पे रहेगा, तो 12 वीक में जो रहता है वो एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस रहता है 12 वीक के। आफ्टर 12 वीक तो भी आपको अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस ही यहाँ पर बोलना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 16 वीक, बड़े इंपॉर्टेंट है। 16 वीक यहाँ पे लिख रही हूं मैं 16 वीक, 16 सप्ताह यानी कि 16 वीक पे कहां पे रहेगा, तो 16 वीक पे ये रहता है बिटवीन, यहाँ पे लिख रही हूं बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस, शॉर्ट में लिख रही हूं बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, 16 वीक हो गया, बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस हो गया। नेक्स्ट चीज यहाँ पे 20 वीक पे कहां पे होता है, तो यहाँ पे होता है 20 वीक। तो 20 वीक पे कहां पे होगा, एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, ठीक है, अम्बलाइकस के बिल्कुल पास होता है, एट लेवल में होता है, कब, 20 सप्ताह के अंदर, 20 वीक के अंदर। उसके बाद में बात करेंगे 24 वीक में कहां पर होगा, तो 24 वीक जब आता है, यहां पे लिख रही हूं मैं, ठीक है, 24 वीक, 24 वीक में ये कहां पे होता है, जस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर अबव अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के 2 to 3 सेंटीमीटर अबव आपको मिलेगा 24 वीक में। 28 वीक में कहां पर होगा, तो 28 वीक, कलर चेंज कर देते हैं, 28 वीक में कहां पर होगा, तो 28 वीक में अम्बलाइकस और जिफोइड स्टर्नम के बीच में होगा। कहां पे होगा, 28 वीक में बिटवीन अम्बलाइकस एंड जिफोइड स्टर्नम, ठीक है, बिटवीन द अम्बलाइकस एंड जिफोइड स्टर्नम के बीच में होगा, कब, 28 वीक में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 32 वीक में कहां पे होगा, तो 32 वीक जो रहता है उस टाइम ड्यूरेशन में डिस्टेंस रहता है, यानी कि टू थर्ड ऑफ द अम्बलाइकस, सॉरी, इसका डिस्टेंस जो रहता है वो 2/3 ऑफ द अम्बलाइकस एंड जिफोइड स्टर्नम, ठीक है, कहां पे होता है, 2/3, कब होता है, 28 वीक हो गया। उसके बाद में बात करेंगे 32 वीक, 32 वीक में कहां पे होगा, तो 2/3 ऑफ
2/3 फ्रॉम सॉरी 2/3 फ्रॉम अम्बिलिकस एंड 2/3 कब 32 वीक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 38 वीक की बात करेंगे। 38 वीक में कहा सॉरी 36 वीक में कहा होता है कि एट द जिफोइड स्टर्नम। कब 36 वीक कहां पे होगा? एट द जिफोइड जिफोइड स्टर्नम के लेवल में रहता है तब 36 वीक जब होते हैं तब याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 36 वीक के बारे में के बाद में 40 वीक यानी कि टर्म हो जाता है। तो 40 वीक में क्या होता है? ये वापस से कहां पे होता है? बिलो द जिफोइड स्टर्नम, स्लाइटली ड्रॉप होता है जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, जो 38 से लगा के 40 वीक के अंदर होता है। तो याद रखिएगा 38 या 40 वीक के अंदर कहां क्या होता है? लाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है वो यहां पर होता है। क्विक लर्निंग में सिंपल सी चीज याद रखिएगा, 12 वीक के पहले अगर बात होती है तो बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस, 8-12 वीक बात होती है तो एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट 20 वीक पे अम्बिलिकस पे होता है, 36 वीक पे ये जिफोइड स्टर्नम पे होता है और 40 वीक पे लाइटनिंग होता है यानी कि वापस से ड्रॉप होता है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था कि भाई ड्यूरिंग प्रीनेटल चेकअप व्हाट इज द 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के 16 वीक पे ये कहां पे रहता है ऐसा पूछा गया था। तो हमारा आंसर होगा मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। बाकी के भी आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ हेल्थ एजुकेशन सेशन ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंप्लेन प्री एक्लेम्शिया टू प्रेग्नेंट वुमन फोकसिंग ऑन इट्स मेन फीचर व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब प्री एक्लेम्शिया। आंसर करिएगा, बहुत ही क्रिटिकल। 20 वीक के बाद में किसी भी लेडी को इसमें ब्लड प्रेशर जो रहता है वो इसका इंक्रीज हो जाता है, 140/90 से ज्यादा देखने को मिलता है। तो रिस्क रहता है कि इस लेडी को प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। तो प्री एक्लेम्शिया के फीचर्स आपको याद रखने, मेन इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स होते हैं। पहला होता है इसके अंदर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन रहता है, 140/90 mm ऑफ एजी इसका ब्लड प्रेशर रहता है। दूसरा चीज इसमें एडिमा होता है। तीसरी चीज इसमें प्रोटीन यूरिया होता है, यानी कि यूरिया यूरिन के थ्रू प्रोटीन जो रहता है बाहर जाता है, इस वजह से प्रोटीन यूरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। ये 3 क्रिटिकल चीजें आपको प्री एक्लेम्शिया में देखने को मिलती है। अब प्री एक्लेम्शिया बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, ट्रीट इसको किया जाता है बीपी को मेंटेन करने के लिए। हम लोग इसके अंदर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसका हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड चीज यहाँ पर हम लोग इसको प्रिवेंट करने के लिए प्री एक्लेम्शिया में ना जाए इसलिए MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री एक्लेम्शिया MgSO4 जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसको दिया जाता है ताकि प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन एक्लेम्शिया में चेंज ना हो। एक्लेम्शिया का मतलब होता है हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन यूरिया के साथ में सीजर एक्टिविटी भी आता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। 20 वीक के बाद में बीपी बढ़ती है तो ये चीज देखने को मिलती है। तो सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि टिपिकल मेन फीचर कौन से होते हैं कि वेट गेन नहीं, फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रेक्शन वगैरह नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, एडिमा या प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, a 26-year-old woman is RH negative, has just given birth to a healthy baby. The baby blood type RH positive है। ठीक है, as the nurse prepare for her discharge, which mother should receive RH NTD मतलब ग्लोबुलिन रोगाम होता है to prevent complication in future pregnancy। आंसर करिएगा, RH नेगेटिव मदर होता है तो उसके अंदर 26 से लगा के 28 वीक के आसपास रोगाम जो इंजेक्शन होता है उसको दिया जाता है। IM देते हैं, इसको देना जरूरी है ताकि आगे जो भी प्रेगनेंसी होती है उसमें किसी भी तरह का हीमोलाइटिक एनीमिया टाइप्स ना हो, यानी कि ऐसी एंटीबॉडी ना बने जो फिटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दे। इसमें नॉर्मली ऐसा होता है तो उसके लिए दिया जाता है। एक तो 2 डोज देते हैं, एक देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे 26 से 28 वीक में, दूसरा डोज लगाया जाता है डिलीवरी के तुरंत बाद या डिलीवरी के विदिन 72 आवर्स। ये डोज जो होता है वो दिया जाता है। अगर एबॉर्शन होता है, RH नेगेटिव मदर है, फिर भी दिया जाता है फ्यूचर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने, फ्यूचर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा? यस, सिंपल सी चीज यहाँ पर है कि RH नेगेटिव फर्स्ट टाइम मदर अगर है तो इसको दिया जाता है यहाँ पर
ठीक है, RH नकारात्मक अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंस हुई है जिसने RH पॉजिटिव बच्चे को अगर जन्म दिया है, एंड RH नेगेटिव फर्स्ट टाइम मदर हु आर प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड RH पॉजिटिव बेबी है, तो उसके अंदर आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट बच्चे के अंदर दिया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मदर नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव है तो ये रिस्क बढ़ जाता है और इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम रोगाम लगाते हैं। अब तो अगर RH नेगेटिव मदर है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, भले बेबी RH इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में बेबी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव ही आया है, फिर भी रोगाम लगाते हैं ताकि फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो। तो डी यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, ए नर्सिंग स्टूडेंट स्टडिंग लेबर मैकेनिक आस्क अबाउट द टर्म यूज डिस्क्राइब द अनट्विस्टिंग ऑफ द फीटल नेक एंड दैट हैपन आफ्टर इंटरनल रोटेशन, व्हाट इज दिस मूवमेंट कॉल्ड। आंसर करिएगा, वही चीज है, टेक्निक के बारे में पूछा गया है। यस, इसका मैं एक आपको सारी चीजें बता देती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो लेबर का प्रोसेस जो होता है फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर को मिला के एक टेक्निक होता है जिसको बैक टू बैक फॉलो करके ही फीटस की डिलीवरी जो है वो करवाई जाती है। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले होता है एंगेजमेंट। ठीक है, बैक टू बैक आपको लाइन टू लाइन ही इसको याद रखने और एग्जाम में इसको पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछते हैं तो आपको सारी सीक्वेंस प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन। ठीक है, बैक टू बैक ही याद रखिएगा, आगे पीछे करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन। इंटरनल रोटेशन के बाद में एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद में आता है रेस्टिट्यूशन। ठीक है, रेस्टिट्यूशन, एक्सटेंशन के बाद में रेस्टिट्यूशन आएगा, रेस्टिट्यूशन के बाद में आएगा एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्जन। यहाँ पे लिख एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्जन। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन और क्राउनिंग होता है, उसके बाद रेस्टिट्यूशन होता है। इसमें ही हम एपिजियोटोमी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद से जो प्रोसेस होता है वो आपका सेकंड स्टेज में ऑफ लेबर के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, कॉमनली इसी सीक्वेंस को जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन ने हमें पूछा है यहाँ पे कि नर्सिंग स्टूडेंट स्टडिंग लेबर मैकेनिक्स ask about the term used to describe the untwisting of the fetal neck and happen after internal rotation। तो इंटरनल रोटेशन के बाद में क्या होगा ये पूछा गया है। तो वैसे तो यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन बोला गया है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं है, तो इंटरनल रोटेशन जैसे ही होता है उसके बाद में हमारे क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा जो है वो रेस्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि बच्चा जो है वो आपने देखा होगा, अगर लेबर का प्रोसेस आपने देखा है तो बच्चे का जो ऑक्सीपुट पार्ट या फिर बच्चे का फेस जो है, हेड जो है वो पहले बाहर आता है, तो आता है, उसके बाद में रेस्टिट्यूशन होता है, उसके बाद में जो है वो बेबी डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन तो है नहीं, इसलिए हम आंसर क्या करेंगे, रेस्टी। नेक्स्ट है, ए नर्स इज डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन यूट्राइन फंक्शन विद अ ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है हम लोग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में इसको यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के साथ में इसको भी यूज किया जाता है पेन को बढ़ाने के लिए, ताकि कॉन्ट्रैक्शन आए और बेबी की डिलीवरी जो है वो जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ द नहीं, रिलैक्स करने के लिए नहीं करते हैं, हेल्प इन ओवुलेशन नहीं, ओवुलेशन में हेल्प तो FSH करता है और ओवुलेशन करता कौन है, तो LH करता है, इंक्रीजिंग नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्सेलरेशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगेन एनसीएल स्टाफ नर्स आपका डेट आ चुकी है, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए और भी ज्यादा पढ़ने के लिए, रात दिन एक कर लीजिए, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, रिग्रेट नहीं करना है, तो अपना 100% दे दीजिए। और याद रखिए, आपके साथ साथ हमने भी मेहनत की है, 100 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 से 4 महीने हो गए हमें एनसीएल पे काम करते हुए, और 3 से 4 महीनों में हमने 100+ क्लासेस आपकी ले ली है।
बाकी एक्स्ट्रा जो नॉन नर्सिंग हो गया वो सब चीजें तो मैं गिन ही नहीं रही हूँ। उसके अलावा आपके 6 जुलाई को एग्जाम है, उससे पहले हम आपके बहुत सारी मैराथन क्लासेस लगाएंगे। बैक टू बैक आपकी 5 से 6 घंटे की क्लासेस भी हम लोग बहुत जल्द कंडक्ट करवाएंगे। तो आपको जुड़े रहना है किरोशा एकेडमी के साथ में। और प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखे एक बार देख लीजिएगा, वो सारे वीडियो आपके काम आने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, अब पढ़ाई हो गई है, अब सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिएगा, अपने वीक एरिया पे काम करना, यही हमारा काम है। और मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको एंजाइटी ना हो, ठीक है ना। सो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी, और 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। लेने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जुड़े रहिए किरोशा एकेडमी के साथ में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।